Hello student, welcome to all of you. Today I will start your topic history. First of all, we need to know what is history. History is always help you in being to thinking creation. जो हिस्ट्री है एक थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि हमेशा क्रिएशन करती है, सोचने के लिए जो है आइडियोलॉजी पे सोचने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ हमारी जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे कोरिलेट करूँगा तो जो आज की सिचुएशन है यानी 1918 के 100 ईयर्स आफ्टर आज कोरोना की जो उस समय इन्फ्लुएंजा से लोग परेशान थे, आज कोरोना से लोग परेशान हैं। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट जो है जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उस समय की उस जो एपिडेमिक थी या जो बीमारी थी वो उस समय आज से 100 ईयर बिफोर सोसाइटी में क्या सिचुएशन घटी रही होगी और आज के बाद कितने साल बाद आएगी, उस समय की क्या कस्टम्स रहेंगे, क्या क्या इकोनॉमी इफेक्ट पड़ेंगी, क्या क्या फैक्ट्रियों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या जो है सिचुएशन आएंगे, कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सेम सिचुएशन वो रिपीट करेगा। तो हिस्ट्री ऑलवेज हेल्प यू टू बीइंग थिंकिंग ए क्रिएशन। ठीक है, हमारी जो टॉपिक है ये है नेशनलिज्म पर है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, और जैसा कि हमारे सामने अगर राष्ट्रवाद आता है तो हमको ये दिखाई देता है कि देशभक्ति, यानी हम किसी भी देश के प्रति कितनी सिंपैथी दिखा सकते हैं अपने देश के प्रति, एक प्रकार से देशभक्ति। तो हमारी जो टॉपिक है ये है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद। और जब हम राष्ट्रवाद पे सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो दो आइडियोलॉजी वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा रिपीट की, एक सोशलिज्म एंड एक नेशनलिज्म। सोशलिज्म के फादर जो कहे कार्ल मार्क्स रहे, उस पर जब हम सिविक्स पे स्टडी करेंगे यानी पॉलिटी पे जब स्टडी करेंगे तो उसकी हम टोटल थिंकिंग सिखाएंगे। यहाँ पे हमको नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म आर ओरिजिनेटेड इन सेम मदर। अगर हम ये कहें कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और समाजवाद क्या है, तो ये राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद एक ही साथ दो ओरिजिनेट होने वाले एक प्रकार से हम कहें ट्विंस हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर भारत जो है 1947 में अगर भारत इंडिया गॉट फ्रीडम, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म एंड डिवीजन ऑफ इंडिया एंड ए न्यू कंट्री फॉर्म पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिज्म। वो एग्जांपल आपका है संप्रदायवाद का है। ठीक है, तो संप्रदायवाद एक पाकिस्तान जो एक नई न्यू नेशन जो है बनी, जो न्यू नेशन की थियरी आई वो आपकी हो गई संप्रदायवाद का एग्जाम्पल है। और जो भारत आज़ाद हुआ, भारत जो है फ्रीडम हुआ 1947 में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, राष्ट्रवाद का। हमको जो टॉपिक यहाँ पे करनी है राष्ट्रवाद की नेक्स्ट फेज में करनी है, लास्ट फेज में करनी है। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि गांधी मेन फोकस करना है आपके सिलेबस में कि गांधी कैसे इंडिया के रोल मॉडल बने। ठीक है, गांधी एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के कैसे एक फादर बने, कैसे एक राष्ट्रपिता बने, कैसे नेशनल फादर बने, उनकी प्लेस कोई दूसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं जो है ले पाया। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेशनलिज्म में हमारी जो फेज है 3 फेज में हम डिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम गांधी जी की एंट्री इंडिया के पॉलिटिक्स में कर रहे हैं और क्यों कैसे कैसे उन्होंने इंडिया को जो है फ्रीडम करने के लिए क्या क्या मूवमेंट देखा। तो सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन देख रहे हैं। फेजेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट से होके 1947 में 3 डिवीजन में हुआ है। फर्स्ट जो फेज आपकी है ये आपकी है 1885 टू 1905। इसको हम कहेंगे मॉडरेट फेज, मतलब उदारवादी। इस समय की जो लीडर पहले तो यहाँ पे देखना है कि आप अगर कोई पूछे कि आईएनसी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जीके का कि
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में, हु इज प्रिसीडेड बाय एओ ह्यूम के द्वारा ये इसका गठन किया गया। ठीक है, और इसके जो लीडर्स हुए, ठीक है, ये आपके हो गए मॉडरेट्स मीन्स नरम विचारधारा। और इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे ऐसे थे। इनकी जो डिमांड थी, डिस्कस जब हम हिस्ट्री में करेंगे तो किसी भी लीडर्स के 3 डिमांड्स रहेंगे, एक आपके सोशल डिमांड, एक पॉलिटिकल डिमांड और एक इकोनॉमिकल डिमांड। सोशल डिमांड मीन्स कि हम सोसाइटी पे हमारा इन्फ्लुएंस क्या है, इकोनॉमिकल मीन्स आपकी कि उस कंट्री पे, अर्थव्यवस्था पे, उस नेशन के आर्थिक रूप से क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। पॉलिटिशियन मतलब कि इंग्लिश को हम अंग्रेजों को किस प्रकार से उनको हम पॉलिटिकल व्यू में डिफीट कर रहे हैं। तो यानी ये आपकी जो फर्स्ट पेज हो गई, मॉडरेट्स को हमको इस सिलेबस में कंक्लूड नहीं करना है आपके एनसीईआरटी में। नेक्स्ट जो हमारा है 1905 टू 1915, ये आपका कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज मीन्स उग्र विचारधारा। लाल बाल पाल इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे। जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट फेज है, ये आपका है 1915 टू 1947। ये थर्ड फेज और इंडियन फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट है, ये जो लास्ट फेज है, ये इसको हम कहेंगे क्योंकि गांधी जी की एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे जो 1915 टू 1947 की जो एज है, उसको हम कहेंगे गांधीयन इरा, मतलब गांधी युग। तो यानी आपका ये हो जाएगा मेन फेज गांधीयन इरा, यानी गांधी युग। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको यही पे यहाँ पे हमको डिस्कस करना है गांधीयन इरा पे, यानी 1915 टू 1947 पर। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, इस फेज पे आने से पहले हम नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। नेशनलिज्म को अगर हम देखें, पहले हिंदी में समझते हैं। राष्ट्रवाद किसी एक ऐसे समुदाय को कहेंगे जो किसी भी समाज के सेम रीति रिवाज में और परंपरा से परिचालित होते हैं और जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक होगी। ठीक है, इंग्लिश में जब कहेंगे नेशनलिज्म इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए कम्युनिटी आर पीपल हु आर रिफ्लेक्ट टू कॉमन ट्रेडिशन। नोट करें, नेशनलिज्म is a reflex of a community or people who is related to same tradition। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट, सेम ट्रेडिशन एंड हु आर प्रोडक्ट ऑफ सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
इसको नोट कर सकते हैं नेशनलिज्म पे। और हमने बताया है कि नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म ये दो आइडियोलॉजी दो सेम है, जिनकी ओरिजिनेशन सेम पे हुई। एक राष्ट्रवाद मीन्स एक राष्ट्र को, नेशन को यूनाइट रहने की बात करेगा, और दूसरा जो संप्रदायवाद है देश को हमेशा तोड़ने की बात करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेशनलिज्म पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद की जो लास्ट फेजेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी 1915 टू 1947 तक हमको यहाँ पे कवर करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नेक्स्ट नेशनलिज्म पर हम डिस्कस कर रहे थे कि नेशनलिज्म में जो राष्ट्रवाद था, इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स ये है कि जब इंडिया एक कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, छोटे छोटे जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। तो जो स्टूडेंट थी उनकी अपनी डिमांड थी, ठीक है। जो पीजेंट थे, किसान थे, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। जो फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवाद के यानी जो जमींदार थे उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। जो छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे जैसे झांसी की रानी, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। तो हम वहां पे देखेंगे सबकी प्रॉब्लम क्या थी, अपनी अलग अलग थी, लेकिन सबका पर्पज ये था कि निश्चित तौर पे हम क्या हो जाएं, एक स्वराज आ जाए, अपना एक राज्य आ जाए। और स्लोगन दिए बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव टेक इट। इसको हम लेकर ही रहेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, सबकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबकी क्या है, सेम है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम क्यों है, क्योंकि सबको इंडिया को क्या करना है, आजाद कराना है, ठीक है। कॉलोनी के रूप में हम जब देखेंगे तो आपके शब्द में एक आता है राष्ट्रमंडल, आपके टॉपिक में एक आएगा कॉमनवेल्थ, नाम सुने होंगे कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल अगर कोई पूछे कि मैं कॉलोनी पे बात करता हूँ कि राष्ट्रमंडल कैसी संस्था है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉमनवेल्थ इज द मेंबर ऑफ दोज कंट्री हु आर स्लेव आर कॉलोनीज बाय वन बाय वन वाया ब्रिटेन और इंग्लैंड। मतलब राष्ट्रमंडल देश ऐसे देश हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के क्या कर रहे हों, स्लेव रहे हों, गुलाम रहे हों, दास रहे हों, ठीक है। तो अब हम जब बात इस पे करेंगे कि कभी न कभी उस पे, और बाद में वो सब मिलके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए कि सब बाद में इकोनॉमी में, मतलब बाद में उनकी जो रणनीति थी कि इकोनॉमी में मैं ब्रिटेन को डिफीट कर दूं। और सही है कि अगर इंडिया देखा जाए तो इंडिया कभी न कभी स्लेव रहा है, कभी न कभी कॉलोनी रही है ब्रिटेन की, लेकिन आज की इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो है ब्रिटेन से बेहतर है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल पे हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर इसमें 153 कंट्री हैं और लगभग 152, मतलब अगर 203-4 देश हैं, उसमें से कॉलोनी थी ब्रिटेन के 152 कंट्री थी, ठीक है। अगर राष्ट्रमंडल में देखा जाए तो उसमें आज 153 देश पार्टिसिपेट करते हैं। उसका एक एक्सेप्शन कंट्री है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कभी उसका स्लेव नहीं था, कभी उसकी कॉलोनी नहीं थी ब्रिटेन की, लेकिन बाद में उसको एडजस्ट कर लिया गया है कि उसमें कोई भी एक्सेप्शन केस कहा जाएगा। नहीं तो राष्ट्रमंडल में जितने भी कंट्री हैं कभी न कभी इंग्लैंड के स्लेव रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे मेन टॉपिक है, इस पे डिस्कस करना है कि गांधी जी के बारे में करना है। और ये टॉपिक इतनी बड़ी है, ठीक है, कि कई पार्ट में हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आज फोकस कर रहा हूँ गांधी के बारे में कि गांधी जी कैसे इतने स्पेशलिस्ट लीडर बने कि उनका कोई भारतीय पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटी में कोई उनका रिप्लेस आज तक नहीं कर पाया। कई ऐसे मेंबर थे, जैसे आप देखेंगे नेल्सन मंडेला को, आधुनिक युग के लीडर्स थे और उनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा गया, ठीक है। तो कई ऐसे अमेरिकन के जो है थिंकर्स थे, उन्होंने ये कहा कि अगर गांधी जैसा पॉलिटिशियन अगर हमको मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड को हाईजैक करके रखूंगा, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया, मैं आपको भी खुद रियलाइज करोगे पढ़ने के, आफ्टर यू लर्न कंप्लीटली दिस चैप्टर यू ऑब्जर्व दैट गांधी जी इज ए इन्फ्लुएंस लीडर ऑफ इंडिया। उनके जैसा कोई लीडर्स आज तक इंडिया में न तो रहा है न तो होगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं रीजन अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। और आज के टॉपिक में मैं केवल गांधी जी की एंट्री के बारे में डिस्कस में करूंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे ये नेशनलिज्म के बारे में हमने लिख लिया। नेक्स्ट जब यहाँ पे हम करेंगे गांधी जी की बात करेंगे, तो गांधी जी
इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 में जो है आए, एंट्री किए, ठीक है। 1950 से यहाँ पे आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये 1940 में एंट्री किए, लेकिन एक्टिव मेंबर हो गए, पार्टिसिपेट किए 1950 में, ठीक है। गांधी जी केम बैक टू रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1914। ठीक है। अब देखिए गांधी जी अगर आज से 150 ईयर एगो कहीं पे गए हों और वहां पे अफ्रीका में 100, 25, 15 साल, 20 साल अगर उनकी स्टडी रही तो कहीं न कहीं रिचेस्ट पर्सन से बिलोंग करते रहे होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी एक पुअर पर्सन से थे, केवल उनको राजनीति में जो है चमकना था। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास जाके अपने घर छोड़ के एक, हमें नहीं लगता कि किसी भी इस छोटे छोटे हिस्ट्री में 80% ऐसे लोग हैं कि जो अपने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके पढ़ लें, 2 साल 3 साल तक वो रह के पढ़ सकते, उनकी नहीं क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और लगभग 0.001% होंगे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होंगे कि जो जाके फॉरेन में पढ़ के आए। तो अगर गांधी जी आज से 150 साल पहले जाके वहां पे पढ़े रहे हों, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल पावर बहुत स्ट्रांग रही होगी। और अगर उनका पिक्चर देखिए तो कोट में थे, टाई में थे, बेल्ट में थे, हर जगह पे थे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि गांधी जी की मजबूरी थी पॉलिटिक्स में आना, ठीक है। अब ये कंडीशन ये बनता है, दो सिचुएशन है, गांधी जी की एंट्री कैसे होती है इंडियन पॉलिटी में, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। गांधी जी के पहले मैं ड्रेसिंग सेंस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्यों इंडिया में जैसे रिटर्न होने का उनका रीजन क्या था, इस मूवमेंट में आने का क्या रीजन ये था। जैसे एक स्टोरी आप लोग जानते हो कि गांधी जी किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेवल में जब तक कर रहे थे तो ब्लैक पर्सन, मतलब किसी ने व्हाइट मैन ने, या व्हाइट मीन्स मतलब ये नहीं कि गोरा आदमी, व्हाइट मतलब सिविलाइज पर्सन, ठीक है। और हम लोगों को इंडिया को जो लोग थे इंग्लिशमैन थे वो क्या कहते थे, ब्लैक पर्सन। तो ब्लैक पर्सन मतलब ये नहीं कि हम लोग काले थे, ठीक है। ब्लैक पर्सन मीन्स अनसिविलाइज। अनसिविलाइज का मतलब ये होता है कि असभ्य लोग, इनकी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग किसी पुअर पर्सन को देखें या किसी भी बेगर को देखें तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास न तो रहने का जो है, उससे हम दूरी हटना चाहेंगे। जैसे मैं ट्रेन की ही बात करूं तो ट्रेन में आप लोग देखेंगे कि जैसे किसी भी बोगी में कि अगर केवल मजदूर वर्ग रहता है तो हम लोग उस बोगी में बैठने का प्रयास नहीं करते। रीजन क्या है कि वो लोग अनसिविलाइज हैं। तो ब्लैक का मतलब ये नहीं होगा कि जो है कि इनकी फेस ब्लैक थी, ब्लैक मीन्स अनसिविलाइज, ठीक है। तो गांधी जी जब ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन में तो इनके पास टिकट था, तो कोई इंग्लिश पर्सन ये आया तो उसके बाद में ये कहा कि ये टिकट सीट खाली कर दो। तो गांधी जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन थे, वो कहे हमारे पास टिकट है। कहे वो इंग्लिश पर्सन कहा कि जो है भले से टिकट है, उठ के चले जाओ। तो उन्होंने शायद कहा कि हमको फेंक दो, उठा के, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है फेंकने की तो आप फेंक दो, ठीक है। तो गांधी जी नहीं उठे और वो एक्चुअल में वो इंग्लिश पर्सन क्या किया कि फेंक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी की बात वहां पे छोड़ते हैं, अब उस पे जो लिंक करने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, उस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी को मान लिया फेंक दिया, और गांधी जी एजुकेटेड पर्सन थे, अगर वो सोचे, उनके मन में ये हर्ट हुआ कि आखिर में हम फेंके क्यों गए, तो जो फाइनल कंक्लूजन आया कि अगर हम अपने नेशन में होते, देश में होते, भारत में होते तो आज ये हमारे साथ समस्याएं नहीं आनी पाती। तो उन्होंने ये सोचा कि भारत में, आखिर भारत में हम क्यों नहीं रह सकते। तो भारत के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे कॉलोनी रूल्स हैं, उन पे जो रिचेस्ट पर्सन है उनको अंग्रेज क्या करते हैं कि अपने कुछ फ्लैटरिंग करके उनको छोटे छोटे हाईजैक कर लिए हैं। और वहाँ पे जो सोशली डिप्राइव्ड पर्सन है, मतलब समाज से जो वंचित लोग हैं, उनका बहुत बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। तो अब गांधी जी उसी मैटर को लेके इंडियन पॉलिटिक्स में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आ रहा हूँ गांधी के ड्रेसिंग सेंस के बारे में आ रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि गांधी जी हमेशा जो है रिमूव करके कि एक सिंपल कपड़े पे क्यों आ गए, एक धोती कुर्ता पे क्यों आ गए, या एक ही कपड़े पे लाइफ पूरी सर्वाइव की थी। इसकी भी एक स्टोरी है, जो तथाकथित स्टोरी, हम इस पे मैटर पे नहीं जानते, लेकिन जो एक्चुअल में है, कोई कहता है कि कोई भी, जब गांधी जी एक कहीं पे ट्रेवल कर रहे थे तो कोई एक महिला थी, ठीक है, बुजुर्ग महिला थी, तो वो मतलब तालाब में या किसी भी नदी में वो नहा रही थी, ठीक है। गांधी जी ने ये देखा कि वो जो ओल्ड एज वोमेन है वो उसके पास दो कपड़े नहीं थे, मतलब दो कपड़े नहीं थे। गांधी जी उसको ये देखे कि नहा चुकी है
और नहाने के बाद आधा आधा साड़ी में वो लपेट ली, फिर उसके बाद आधे में धुल के सुखा रही है, फिर उस आधे जो सूख जाता उसको जो है पहन के फिर जो आधा रिमेनिंग जो पार्ट आपके हैं हाफ साड़ी के, वो फिर जो है धुल के सुखा के फिर जो है पहन रही है। तो गांधी जी ने ये सोचा कि मेरा भारत एक ऐसा पुअर कंट्री है, जब तक मैं पूरे भारत के लोगों को ये स्थिति से मैं उबार नहीं लूंगा, ये सिचुएशन से उबार नहीं लूंगा, तब तक मैं सिंगल क्लॉथ पहनूंगा। ठीक है, ये अलग स्टोरी है। जो दूसरी स्टोरी ये बनती है कि गांधी जी एक बहुत अच्छे लीडर्स थे, बहुत अच्छे सोच वाले थे कि कम्युनिटी गैप को रिमूव करने के लिए, मतलब कि जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि एक रिचेस्ट पर्सन है, कोई आपका रिलेशन नहीं पर्सन है और वो काफी रिचेस्ट है, ठीक है, रिच पर्सन है, और एक पुअर पर्सन है, तो जब पुअर पर्सन जाएगा एक रिच पर्सन के पास तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन में गरीबी झलकेगी और वो सही से बात नहीं कर पाएगा। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मोदी जी अगर कभी जाएं नेपाल में जाएं, भूटान में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, श्रीलंका में जाएं, तो वहां पे जो इनकी वॉइस होगी और लाउड रहती है। कभी जो है इनकी स्पीच सुन के देखिएगा। रीजन क्या है कि इंडिया के कंपेयर में अपने से पुअर कंट्री के पास जा रहे हैं, तो इनकी लाउडनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन जब यही मोदी जी जापान में जाएंगे, रसिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो इनकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको आप लोग एज्यूम करिए, क्योंकि उस समय इंडिया उनके कंपेयर में, इंडिया की जो है वहां पे जो मतलब फोकस है उनके कंपेयर में कहीं न कहीं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पुअर है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि गांधी जी को नेता उभरना था, लोगों में अपनी पहचान बनानी थी। ठीक है, तो जब लोगों में अपनी पहचान बनानी थी तो गांधी जी ये सोचे कि हम किस तरह से, अगर हम सूट बूट में आएंगे जो है या वेस्टर्न कल्चर में हम कोट बेल्ट टाइप फॉलो करेंगे, तो जो लोग रहेंगे भारत के, जो निवासी होंगे, जो फार्मर होंगे, ये सोचेंगे कि गांधी एक रिचेस्ट पर्सन है, हम उससे सही से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में आप लोगों को कोई अगर कमी लगी होगी तो आप अपने हिसाब से कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कष्ट भी लगा हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे अगर हम जो है उस मेंबर पे जब बात करेंगे कि गांधी जी सोचे कि अगर मैं यहाँ के लोगों के बीच में अगर सिंपल कपड़े में मैं जाऊंगा, किसी के पास किसी रैली में जाऊंगा और सब लोग सोचेंगे कि गांधी इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी फेम है, और हमारे जैसे हमसे भी बदतर कपड़ा पहना हुआ है, हमसे भी बड़े, इसके पास तो चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था ना, कि मतलब ये आधे कपड़े में थे। तो लोग अगर कुर्ता पैजामा पहने और गांधी जी केवल धोती में ही एक ही में काम चला रहे, तो लोगों के प्रति ये रहेगा कि गांधी इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये फेम, और ये तो हमसे भी बदतर कपड़ा पहना हुआ है। तो लोगों की जो रुझान होगी वो गांधी की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक गांधी की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये गांधी की एक थिंकिंग हो रही होगी कपड़े बदलने के चक्कर में, या जो है अपनी पॉपुलैरिटी। और गांधी जैसा अभी आपको 2-4 क्लास में लग जाएगा कि गांधी कितना बड़ा नाम था और गांधी क्यों नेशनल फादर बोले गए। ठीक है, जो कि अभी हमको शायद न पता रहा हो या पता रहा हो, तो जो सोसाइटी कहती है कि मजबूरी का नाम गांधी जी है, तो वहां से आप लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो गांधी जी की एंट्री जब आएंगे, गांधी जी भारत में आएंगे, तो गांधी जी जब, जैसे मान लीजिए इनकी स्लोगन जो पहली जो मूवमेंट थी वो कौन सी थी, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, सत्याग्रह मतलब होगा कि हम जो डिमांड किसी से कर रहे हैं ये नॉन वायलेंस से कर रहे हैं, मतलब हम मारपीट से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज सत्याग्रह ही बोलेंगे। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन को हम देखेंगे तो उसका जब डिवीजन करेंगे, सत्य प्लस आग्रह आंदोलन, मतलब गांधी जी जब भारतीय राजनीति में एंट्री करेंगे तो धीरे धीरे इनको कोई जान नहीं रहा है। अगर ये पहले ही दिन आ जाते और कहते कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अपना मूवमेंट ये पहले ही स्लोगन कर देते कि क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंग्लिश मैन जो है गो बैक। ठीक है, तो उस समय ये स्थिति थी कि जब गांधी को कोई नहीं जानता था तो अंग्रेज उसी दिन जो है उनको फांसी पे जो है चढ़ा दिए होते। ठीक है, उन्हीं को उसी दिन मार डालते होते। तो गांधी जो है ये तो सिचुएशन ऐसा भी नहीं था कि गांधी के पास कोई ऐसा स्लोगन, उग्र स्लोगन नहीं हो सकता था। गांधी जी देखिए, 2 रीजन है। अगर इंडिया आजाद हुआ 1947 के बाद, तो हम लोग किसकी जो है फिलॉसफी पढ़ते हैं, गांधी की फिलॉसफी। और गांधी की फिलॉसफी इसलिए पढ़ते हैं कि जो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, की जो भारत की आज़ादी मिली एक अहिंसा के मार्ग पे मिली। ठीक है, अगर हम फोकस ये करते कि गांधी की जो मतलब हमारी जो आज़ादी मिली, हमने जो फ्रीडम हुए ये उग्र विचारधारा पे मिली, जो उग्र विचारधारा पे लगी, तो ये हो सकता था कि 1947 के बाद का जो भारत मीन्स आज वाला जो भारत है, अगर भारत में हमेशा युद्ध जैसी स्थिति रहती, जैसे सोमालिया है, जैसे बुरुंडी है, जैसे
गरीब देश हैं, सोमालिया हैं, ये सब कंट्री की स्थिति रहती कि हमेशा हमेशा युद्ध रहता। अगर कहीं पे दो लोगों के बीच में विभाजन की स्थिति रहती तो ये हार्ट अटैक में होता, हमेशा तोप से जो है डिवीजन होता, जैसे या किसी भी दो ट्विंस में या दो ब्रदर में अगर कभी डिवीजन होता तो मारपीट के गोले बारूद से डिवीजन होता। लेकिन गांधी जी ये सोचते थे कि जो हमारे सपनों का हमारा ड्रीम इंडिया हो, एक ऐसा भारत बने कि जहाँ के बच्चे एकदम खुशहाल रहें, खूब पढ़ें, सब बढ़ें, ठीक है। जो दूसरी रीजन थी कि अगर कहीं पे एक दूसरे के बीच में किसी भी जातिगत विभेद हो रहा है, कहीं मतभेद हो रहा है, तो वहां पे गोली रिवाल्वर की स्थिति ना चले। भारत 1947 के बाद का एकदम एक शांत भारत बने, ठीक है, एक उग्र भारत मत बने, एक बम वाला भारत ना बने कि रोज घरों घरों में आतंकवादी जैसी स्थिति बनती रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की जो सोच रही होगी, ठीक है, वो बहुत अच्छी रही होगी। बाद में हम लोगों ने बनाया कि गांधी जी ये कहते थे कि जो है एक थप्पड़ कोई इधर मारे तो दूसरा भी फेस उसके सामने कर दो। तो ये गांधी जी पहले दिन नहीं गए, ठीक है। गांधी जी की जब फेम बढ़ गई तो वो अंग्रेजों को ये शो कर रहे थे कि अंग्रेज हमको तुम अब मारना चाह रहे हो तो तुम मारो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज इंटेलिजेंट ये थे कि जान रहे थे कि गांधी को अगर मैं मार दूंगा तो आप सोच के देखिए, जैसे मान लिया अंग्रेज एक जिले में रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 25 रहे होंगे, 100 रहे होंगे, और वहां की पॉपुलेशन कितनी रही होगी, 2 लाख रही होगी उस जिले की, उस डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर गांधी इतना बड़ा, गांधी को लोग इतना मानने लगे थे, इतने लोग इतना गांधी पे बिलीव करने लगे थे कि अगर गांधी को एक थप्पड़ अंग्रेज मारते तो उसी दिन जो है लोग पीट पीट के अंग्रेजों को उसी दिन भारत से भगा देते, और अंग्रेज टोटल के टोटल अगर इंडिया में 1 लाख अगर अंग्रेज रहे होंगे तो 1 लाख अंग्रेजों की उसी दिन हत्या हो गई होती। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी अलग अलग प्रचारक, कोई मेंबर किसी का एक स्टार प्रचारक होता है, कोई सपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा। हमको कोई मोदी हमको जान नहीं रहे, हमको अखिलेश जी जान नहीं रहे, हमको बहन जी जान नहीं रही, लेकिन अगर गांव में कहीं पे अगर चाय वाली दुकान पे अगर कोई डिबेट हो रहा तो हम लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं मैं इस पार्टी का हूं। तो आप सेम सिचुएशन समझिए कि गांधी उस समय के सबसे एकदम आदर्श नेता थे, मतलब पूरे भारत में उनके जैसा नेता कोई नहीं था। अब आप सोच के देखिए कि गांधी जी के एक एक रैली में 1-1 लाख मेंबर जाते थे, ठीक है। 1-1 लाख मेंबर का मतलब क्या है कि आज कोई भी अगर पीएम कहीं पे रैली किसी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हो ना, तो वहां पे हम देखते हैं कि एमपी एमएलए या छोटे छोटे जो मेंबर्स हैं 1 महीने से पहले जो है कार्यकर्ता करते हैं कि फला जगह पे प्रधानमंत्री जी की रैली है, वो कार्यक्रम को सफल बनाइए, ठीक है। लेकिन गांधी जी के पास में तो उस समय सोशल मीडिया था, न कोई फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न कोई उनके लीडर्स रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर गांधी जी जहां चलते थे उनके पीछे पीछे अगर लाखों लाखों की भीड़ कलेक्ट हो जाती थी तो आप उससे ज्यूम कर सकते थे कि उस समय के लोग गांधी जी को कितने लोग मानते रहे होंगे, ठीक है। तो गांधी जी एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एक वीपन्स थे, ठीक है, जो कि अंग्रेजों को भगाने के लिए, मतलब इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो गांधी जी पे पूरी की पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस स्थिति में 1940 में अब गांधी जी की एंट्री आ रही है, ठीक है। तो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं गांधी जी की एंट्री। सबसे पहले गांधी जी जब इंडिया में वापसी करेंगे तो उस समय कंडीशन ये सोचेंगे, क्योंकि गांधी जी को अपनी लोगों के बीच में पहचान बनानी है ना। अब गांधी जी को जब अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि उनके मूवमेंट का नाम रहेगा सत्याग्रह मूवमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्याग्रह मूवमेंट। और इस सत्याग्रह मूवमेंट में, ठीक है, इस सत्याग्रह मूवमेंट में जो गांधी जी की एंट्री होती है सबसे पहले कहां पे होती है, चंपारण में। और चंपारण एक प्लेस है जो कि कहां पे है, बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चंपारण की एक प्लेस है, तो यहाँ पे करेंगे चंपारण, ठीक है। अब चंपारण में जाएंगे तो चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम जानेंगे ना। अब गांधी जी को चूंकि अपनी प्रचार बनानी है, ये नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, एक ग्राफ के माध्यम से उनकी स्लोगन की लाउडनेस मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले आए एकदम अनुनय विनय पे प्रेयर करके, फिर बाद में धीरे धीरे मॉडरेट हो रहे, और फिर बाद में 1942 में एकदम उग्र विचारधारा। और स्लोगन पे जब देखेंगे तो देखिए 1915 में आपका हो गया सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद में 1942 में
क्विट इंडिया मूवमेंट की, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, ठीक है, बहुत हो गया। तो गांधी जी, वही गांधी जी, उनकी स्लोगन की लाउडनेस बढ़ रही है, ठीक है ना, उनकी धीरे धीरे। अभी आप पहले दिन कहते तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो गांधी जी को इतना थप्पड़ सब अंग्रेज मारते कि उसी दिन गांधी जी की डेथ हो गई होती, और ये आज तक। लेकिन गांधी जी के मतलब इंटेलिजेंस के कारण वो अपनी मिशन में क्या हो गए, सफल हो गए। चंपारण में जब जाएंगे तो चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम जानेंगे, और कोई ना कोई इनवाइट करेगा। तो एक चंपारण में एक लीडर्स थे उस समय, किसानों के लीडर थे, उनका नाम था राम कुमार शुक्ला। On the invitation of Ram Kumar Shukla, who is the leader of peasant, मतलब किसानों के नेता थे, ठीक है। गांधी जी फर्स्ट टाइम विजिट ऑन चंपारण, मतलब गांधी जी किसानों के बीच में गए, ठीक है। तो किसानों के बीच में जब जाएंगे तो वहां की प्रॉब्लम जानेंगे। तो चंपारण में क्या समस्याएं थी कि उस समय 320, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में 320 को हम कहेंगे तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया प्रणाली। तो यहां पे लिखेंगे तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम क्या थी? तीन कठिया सिस्टम में ये कंपल्सरी था कि जो इंग्लिश थे उन्होंने किसानों से कहा था कि आपको अपनी जो लैंड एरिया है, जो भूमि है, उसमें 320%, मतलब भूमि का 320% मिनिमम एटलीस्ट आपको ग्रोथ करना है, फार्मिंग करनी है इंडिको की। इंडिको मीन्स नील की खेती, क्योंकि जो इंडिया का क्लाइमेट था ना, नील के लिए बहुत सूट करता था। और वो कपड़े की पेंटिंग करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, वहां पे मनाते थे, वहां पे मंगाते थे। और वो भी नहीं है कि जो पैसा, जो उनकी मूल लागत लगी है किसानों की, उससे कम जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उससे भी कम पैसे में किसानों से क्या करते थे, फोर्सफुली अंग्रेज क्या करते थे, खरीद लेते थे। तो आप ये समझिए कि अगर किसी भी किसान का लागत लग रहा है 500 और उसकी सेलिंग हो रही है 200 में, तो 300 का घाटा, ठीक है। और ये घाटा अगर लगातार 50 साल तक चलता रहे, ठीक है, 50 साल तक ये घाटा चलता रहे, तो उस समय किसान क्या करेगा, सुसाइड करेगा। तो यानी किसान वहां से पॉलिसी से क्या थे, बहुत त्रस्त थे, ठीक है बाबू। अब उस कंडीशन में देखेंगे तो इस तीन कठिया प्रणाली में, मतलब 320 का मतलब आपको समझ में आ गया होगी, 320 तीन कठिया प्रणाली में ये कंपल्सरी था किसानों को कि आपको मिनिमम 320 पार्ट ऑफ लैंड, फार्मिंग लैंड मस्ट बी ग्रो इंडिगो, ठीक है। जहां से मतलब रॉ मटेरियल कितनी लागत, किसानों को पैसा नहीं देते थे अंग्रेज ना, तो उस स्थिति में किसानों की स्थिति चंपारण की क्या हो गई, दयनीय हो गई, ठीक है। तो गांधी जी जब फर्स्ट टाइम वहां पे विजिट किए, तो गांधी जी से जैसे उन्होंने किया होगा, एक कहे होंगे कि हम तो उनको इस माध्यम से जो है किसानों से, कि हम आपको इससे रिलैक्स करा देंगे, ठीक है। तो अभी तो गांधी जी को कोई जानता नहीं है, तो वहां के किसान जल्दी सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। तो गांधी जी की जो पॉलिसी क्या होगी, एकदम प्रेयर की होगी, अनुनय विनय की होगी, सत्य आग्रह, मतलब हम सत्य से आपकी आग्रह कर रहे हैं, कोई मार दंगा नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों के पास जाएंगे और कहेंगे, एजुकेटेड पर्सन थे इसलिए उनका रिलेशन, उनका जो है रिस्पेक्ट था, ठीक है। वो इंग्लिश के पास जाएंगे कि सर ये छोटे छोटे किसान मर रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है, आप रिलीज कर दीजिए। मतलब जो काम वीपन से नहीं, युद्ध से नहीं हो सकता, वो काम बात से हो जा रहा है, अगर प्रेम से हो जा रहा है, तो गांधी जी वहां पे सोचे कि हम यहाँ पे विनय कर लें, हम यहाँ पे इनसे जो है प्रेयर कर लें और उस बात को मान जाएंगे, और इंग्लिश वहां पे मान भी गए, ठीक है। तो अंग्रेज अगर मान गए इनकी बात जो है गांधी जी की, तो वो क्रेडिट जो चंपारण की रिलैक्सेशन होगी 320 पार्ट्स ऑफ जो तीन कठिया सिस्टम पे, वो क्रेडिट वहां के फार्मर किसको देंगे, सोच के बताइए आप लोग। आप लोग कहेंगे कि गांधी जी को, ठीक है। तो गांधी जी, क्योंकि रिलैक्स तो गांधी जी ने करवाए ना। अब जब गांधी जी वहां से रिलैक्स करवा दिए, तो जितने चंपारण के लोग थे, पीजेंट थे, वो किसको हो गए, किसके फॉलोअर हो गए, गांधी जी के फॉलोअर हो गए, ठीक है। फिर और ये देखिए, ये मूवमेंट कौन सा था, किसानों के प्रति था, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पीजेंट मूवमेंट। तो यानी आपका होगा ये पीजेंट मूवमेंट, मतलब ये पीजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे किसानों की तरफ, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है, 1915 की है। सिचुएशन आप लोगों को
वो ईयर नेम लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, बस खाली स्टोरी पे आप डिस्कस कर दिए, कहीं पे कोई भी हिस्ट्री में याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। नहीं जो याद होगा मैं बाद में ग्राफ बनवा दूंगा, और कभी भी आज तक अगर ढंग से ग्राफ उसको आप लिख लेंगे अगर बोर्ड में या कहीं पे सीबीएसई में, तो मुझे लगता है कि न तो आप कभी ईयर का नेम भूलेंगे, और उतना बेस्ट अगर हिस्ट्री में आप मैथ का काम दे रहे हो, ज्योग्राफी में मैथ का काम दे रहे हो, ग्राफ बना रहे हो जो कि फिजिक्स में देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इंप्रेस होगा। ठीक है, हिस्ट्री का टीचर रहेगा तो निश्चित तौर पे आप लोगों को नंबर देगा। नेक्स्ट देखेंगे 1916 में, जस्ट 1 ईयर आफ्टर आप चंपारण मूवमेंट, 1916 में गांधी जी की जो मूवमेंट हो रही, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा एक प्लेस है गुजरात में, खेड़ा मूवमेंट, तो खेड़ा में जाते हैं, खेड़ा मूवमेंट। और यहाँ पे भी किसानों की समस्याएं थी, टैक्स से रिलेटेड समस्याएं थी। ठीक है, सेम टाइप से गांधी जी ने वहां पे भी उन्होंने विनय करके अपनी बात को मनवा लिए। ठीक है, और थर्ड स्टेज में तो यानी जब ये मनवा लिए, खेड़ा विद्रोह में यहाँ पे भी किसान की थी, तो यानी ये किसान मूवमेंट, ये किसान मूवमेंट, तो यानी ये किसान, ये यानी पीजेंट मूवमेंट ये कहा गया, और ये दोनों ये मूवमेंट किसकी थी, किसान की समस्या थी। और मैंने अभी कहा है कि जो है नेशनलिज्म की जो डिफिनेशन होनी चाहिए वो सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होनी चाहिए। तो मतलब कोई किसान की अपनी समस्या, बिजनेसमैन की अपनी समस्या, स्टूडेंट की अपनी समस्या। ठीक है, तो अब जो कवि हैं उनकी अपनी समस्या, मीडिया वालों की उस समय जो प्रेस वाले थे उनकी अपनी समस्या, कि उनकी प्रेस से नहीं छपने दे रहे थे, उनके हिसाब से जो छापना होता था उनको नहीं, तो हर लोगों की, हर कम्युनिटी की अपनी अपनी समस्याएं थी। तो सब लोगों की जो समस्याएं थी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या दिखाई कि सबसे पहले मैं अंग्रेजों को क्या कर दूं, यहाँ से हटा दूं। ठीक है ना, अब देखिए खेड़ा मूवमेंट जो थी, ये खेड़ा में गए और खेड़ा भी किसान की समस्याएं थी, और वहां से भी जो खेती का या जो टैक्स सिस्टम था उसको 1/3 पार्ट को क्या कर दिए, रिमूव करवा दिए गांधी जी। सेम किससे, बाय प्रेयर से, मतलब अन्न विनय से। ठीक है, थर्ड स्टेज पे हम आएंगे। थर्ड स्टेज मतलब फिर 15, 16, 17 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी डियर, इसमें क्या था कि ये एम्प्लॉयमेंट की ये मूवमेंट थी, एम्प्लॉय मूवमेंट, आज वर्कर मूवमेंट। ठीक है, वर्कर मूवमेंट क्यों कहा गया, जैसे आज कोरोना है ना, तो सेम 1918 में प्लेग फैला हुआ था। अभी भी गांव के लोगों से, अगर पुराने लोगों से, ओल्डेस्ट पर्सन से पूछे तो कहते थे पूरे के पूरे गांव के लोग साफ हो जाते थे उस एपिडेमिक में, जैसे कोरोना इस समय है एपिडेमिक है ना, उसी प्रकार से उस समय 1918 में। तो हमने कहा है कि हिस्ट्री क्या करती है, रिपीट करती है। फिर देखिए 1918 से आज हमने 2020 में क्या आ गया, कोरोना आ गया। उससे पहले भी शायद बताते कि 1980 से बिफोर 100 ईयर में यानी 1820 में इन्फ्लुएंजा या प्लेग की बीमारी कोई चल रही थी, हैजा की बीमारी चल रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे। अब हमको हिस्ट्री में क्या रिलेट करना है कि अब देखिए, अगर आप उम्मीद 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्या 90% स्टूडेंट SST पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, 1920 से अब हमको करना है, कोरिलेट करना है कि जो हिस्ट्री में 1920 के बाद, मतलब प्लेग की बीमारी के बाद, ठीक है, क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ा वर्ल्ड पे, और सेम वही चीज रिलेट करेगी इस समय कोरोना के बाद की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि बहुत सारे लोग मजदूर बेघर, बहुत सारे बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे सुसाइड हो जाएगी, बहुत सारे सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को कैप्चर कर लेंगे, छोटी छोटी अगर मैं कहूँ कि भूखमरी की स्थिति पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि सेम जो वहां पे सिचुएशन घटेगा सेम कोरोना के बाद पड़ेगा। तो हिस्ट्री क्या कर रही है, रिलेट करवा रही है। ठीक है, अब हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे आ रहे हैं, 1970 पे बात कर रहे हैं। 1 मिनट का रेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद चालू करो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। अब हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट पे गांधी के, तो आपकी मूवमेंट कौन हो जाएगी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, रेगुलर जैसे बोलने से माइंड थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगता है। ठीक है,
तो अभी इस टॉपिक में क्या करेंगे कि 2-4 मिनट की जो वीडियो ये टॉपिक खत्म हो जाए, सत्याग्रह मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जा रहा होगा। जब अहमदाबाद में स्ट्राइक की बात करेंगे तो इम्प्लाई मूवमेंट था। इम्प्लाई मूवमेंट क्या था, जैसे उस समय प्लेग की बीमारी चल रही थी ना, तो जो कंपनी के ऑनर थे, जो मालिक थे, उस समय पेंशन स्कीम बंद कर दिए थे। मतलब जो उनके यहाँ एम्प्लॉय थे, लेबर थे, पेंशन स्कीम बंद कर, जैसे भी मान लिए कि यहाँ पे बहुत सारी रिलायंस की कंपनियां, जियो की कंपनियां, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हों, तो उस कंपनी की जो पेंशन मिलने वाली हो, जो फंड मिलने वाला हो, जो बोनस मिलने वाला हो, उसको क्या कर दें, बंद कर दें। तो जब बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो वहाँ के एम्प्लॉय होंगे उनके बीच में रिवोल्यूशन की एक ज्वाला भड़केगी, ठीक है। और अगर उसको भड़काने वाला अगर कहीं जो है, जो जिस कंपनी के मालिक हों, अगर कोर्ट वोट ना रहे, सुप्रीम कोर्ट वोट ना रहे और कोई पैसा मारने जाए वहीं पे उनको मरवा डाले, ठीक है, तो कोई बोल भी नहीं पाएगा। तो समस्याएं क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी 1970 के वर्कर्स की, कि जो प्लेग बोनस था वो कंपनियां क्या करती थी, बंद कर दी थी, जिससे उनका जो लाइफ, जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो डिस्टर्ब हो गया था और रहन सहन जो उनकी हो गई थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। तो वहां के जो वर्कर्स थे, मिल के वर्कर्स थे, अहमदाबाद के मिल के वर्कर्स थे, वो परेशान कर रहे थे, ट्रबल कर रहे थे अपने लाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। जैसे अभी देखिए कोरोना के बाद में बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, तो उनकी भी अपनी समस्या आ जाएंगी। कोई सुसाइड करेगा, कोई गवर्नमेंट से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो सेम सिचुएशन। गांधी जी वहां पे भी गए और अंग्रेजों से अनुनय विनय रिक्वेस्ट करके उस मूवमेंट को क्या कर लिए, मनवा लिए, यानी उनका ब्लैक बोनस भी पास हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 3 जगह के हीरो कौन कौन बन गए, गांधी जी बन गए, गांधी जी यहाँ पे बन गए, यहाँ पे गांधी जी बन गए। दूसरी चीज देखिए आपको यहाँ पे जो सोचने की बात है, ठीक है, 1950 में ये जो 2 मूवमेंट थे, पीजेंट मतलब ये किसान को खुश रखे, किसान की अपनी डिमांड थी, किसान को खुश रखे। दूसरी चीज ये कौन थी, अहमदाबाद खेड़ा, मतलब ये मिल स्ट्राइक। तो मतलब एक पक्ष था किसान और एक पक्ष था वर्कर, और दोनों कौन से थे, समाज के वंचित लोग। आज भी अगर देखो, जो लोग अगर कहीं नौकरी कर रहे होंगे प्राइवेट कंपनियों में, उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जो लोग, मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे फर्म पे होंगे, लेकिन जो मतलब नॉर्मली जैसे नरेगा वरेगा जो छोटे स्टैंडर्ड पे लोग होंगे, यानी वहां पे ये पुअर पर्सन, मतलब इनका मतलब इन मूवमेंट को जागरूक करने का कौन सा था, गांधी का, पुअर पर्सन का, यानी ये भी पुअर पर्सन, ये भी पुअर पर्सन, ठीक है। तो यानी गांधी जी हीरो किसके हो गए, किसान के और किसके, वर्कर के। और ये दोनों क्या थे, जो सोसाइटी से डिप्राइव्ड पर्सन थे, मतलब समाज से क्या थे, वंचित लोग थे, और जो दलित लोग थे। ये कभी गांधी रिचेस्ट पर्सन के पास नहीं मिले, ठीक है, कि रिचेस्ट पर्सन से मिले, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन रहेगा तो वो क्या कर देगा, उतनी ज्यादा मास गैदरिंग नहीं हो पाएगी, उतना लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो गांधी जी एक तरह से चंपारण में और क्षेत्र देखिए, बिहार एक अलग जगह है, वहां पे अपनी प्रचार बढ़ा दिए। दूसरा खेड़ा, मतलब खेड़ा में वहां पे अपना प्रचार बढ़ा दिए। तीसरा अहमदाबाद, अपना प्रचार यहाँ पे बढ़ा दिए। तो इस कंडीशन में हमें देखेंगे कि गांधी जी की जो सत्याग्रह मूवमेंट हुई 3 पार्ट में हो गई। कौन कौन से, एक हो गई चंपारण में 1915 में, जस्ट उसके 1 ईयर्स आफ्टर कहाँ पे, खेड़ा में, और फिर 1 ईयर्स आफ्टर कहाँ पे आपके हो गए, अहमदाबाद में। और इस तरह से गांधी जी की जो सत्याग्रह कंप्लीट हो गई, मतलब अनुनय विनय से जो डिमांड हो गई वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और गांधी जी को जानने वाले 3 क्षेत्र के लोग हो गए, एक तो किसान, समाज से बहिष्कृत लोग, और एक आपके वर्कर्स, जो मिल के वर्कर्स थे वो भी समाज से बहिष्कृत लोग। और ये दोनों मिलके क्या किए कि गांधी जी को, और गांधी जी को जानने के लोग एक देखिए बिहार में और एक गुजरात में। तो धीरे धीरे गांधी जी की प्रचार प्रसार क्या हो रही है, बढ़ रही है, कि हम जैसे ही हमारा प्रचार प्रसार बढ़ गया वैसे ही हम क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कर दें, मतलब जनरेट कर दे और अंग्रेजों को भारत में भगा दे। फिर मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उस पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है।